स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केटिंग क्या होता है। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग क्या होता है। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपका जो प्रोड्यूसर है या जो रिटेलर है या जो सेलर है, उससे आपका कंज्यूमर तक, आपका फाइनल कंज्यूमर जो है उस तक पहुंचने तक जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी किसके अंदर आती हैं? मार्केटिंग के अंदर आती हैं। मार्केटिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा, आपका मार्केटिंग मिक्स होता है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं? प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन। 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं इसे। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यही सारी चीजें होती हैं, बस उनका थोड़ा सा जो स्कोप है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो वहां पे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और उनके हिसाब से जो है कंट्रीज के हिसाब से वो अपने अपने जो प्रोडक्ट्स जब लाते हैं यहाँ पे, तो उनकी जो टेक्निक्स और जो मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हम जब इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्या होता है? जो भी सारे, क्योंकि आपके किसी भी कंट्री में आप अगर मार्केटिंग करने जाते हैं, किसी भी प्लेस पे हम मार्केट करते हैं, तो हम उस कंट्री को हम क्या देखते हैं कि भाई वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों का सोचने का तरीका कैसा है, लोगों का एटीट्यूड कैसा है, उनको किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या फीचर्स चाहिए। तो वो उनके हिसाब से जो एडवर्टीजमेंट होती है, जो सेल्स प्रमोशन होती है, जो प्राइसिंग होती है, और बाकी जो आपका पर्सनल सेलिंग हो गया, डायरेक्ट सेलिंग हो गया, वो सारी चीजें इसमें मायने रखती हैं। और लोकेशन के हिसाब से भी कि आपका, कि वहां पे वो जो कंट्री है, वहां की आपके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन जो है, वहां तक आप उस गुड्स को पहुंचा सकते हो या नहीं पहुंचा सकते, टाइमली पहुंचा सकते हो या नहीं पहुंचा सकते, वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को कितना वो आपका फेवर करते हैं। तो वो इस तरीके के कई फैक्टर्स जो हैं आपके काम में आपने ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करें, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? इंटरनेशनल, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्लोबल फर्म्स वेरी देयर मार्केटिंग मिक्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, culture, packaging norms, geographic conditions, level of education among different nations. International marketing is more complex than domestic marketing, as the local firms have to analyze marketing environment of different nations. Due to heterogeneous marketing environment, global units cannot adopt uniform marketing strategies. इसके अंदर क्या कह रहा है कि भाई हर एक कंट्री की अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल कितना है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लेवल कितना है, परचेजिंग पावर कितनी है, और वहां पे कितना लार्ज वहां की पॉपुलेशन कितनी है, कि भाई हम इतने अमाउंट में अगर हम प्रोडक्शन करें तो वहां पे हमें सूटेबल या अप्रोप्रिएट हमें मार्केट मिल जाएगा, उसका मार्केट साइज क्या है, और उनके
कितने एज ग्रुप में वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे हमारा जो कंट्री है इंडिया, इंडिया जो है, इंडिया में मोस्टली क्या है, यंगस्टर लोग हैं, यंग लोग हैं। तो यहाँ पे लोगों को जो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल जो गैजेट्स हैं वो लोगों को, जो बाहर से जो फॉरेन कंट्रीज से जो कंपनियां हैं वो उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा एक गैजेट्स का टेक्नोलॉजिकल जो फोन्स हो गया या अदर गैजेट्स हो गए, लैपटॉप हो गए या और अदर वियरेबल गैजेट्स हो गए, तो उनका हमारा जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, उनको सेल करते हैं, और उनकी जो मार्केटिंग और जो प्रमोशन एडवर्टाइजिंग जो उनकी टेक्निक्स होती हैं वो भी उसी को लेकर ही हमारे उसी को उसी के अकॉर्डिंग होती है कि हमारे यहाँ पे मार्केटिंग मार्केट कैसा है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर क्या आ जाता है, इट रेफर्स टू परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज necessary for ascertaining the needs and wants of markets, planning product availability, effecting transfer in ownership of products, providing for their physical distribution, and facilitating the entire marketing process in more than one country। ठीक है, जो हमारा बेसिक सबसे बड़ा क्या इंटरनेशनल का मतलब क्या आ जाता है कि बेसिकली जो हमारे जो कंट्री की जो बाउंड्रीज है, उनकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उनसे बाहर अगर हम कोई मार्केटिंग करते हैं तो वो क्या आ जाता है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो हम जो जो हम मार्केटिंग में करते हैं कि भाई हमारा कैसा हम प्रोडक्ट लाएं, उसका प्राइस क्या रखें, उसकी सप्लाई कैसे करेंगे, उसकी प्रमोशन कैसे करेंगे, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपके इंटरनेशनली कंसीडर किए जाते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हमारे कंट्रीज में हमारे जो फेवर के जो फैक्टर्स हैं, हमें जो चाहिए कि हमारे जो सेल है प्रोडक्ट की वो किस कंट्री में ज्यादा होगी या उस कंट्री में हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा उसको डिमांड मिलेगी। तो उस वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद ही वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सोशल कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो सारे हमें फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके मार्केटिंग का देखते हैं कि हमें क्या स्ट्रेटेजी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वहां पे अपनानी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना क्या करते हैं वहां पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं या ग्लोबल कोई सब्सिडरी यूनिट हम वहां पे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीनिंग क्या होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। सबसे पहले क्या है आपका, इट्स नेचर इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नेचर क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग में कई सारे जो कंट्रीज हैं, जो भी जहां पे भी हम बिजनेस करना चाहते हैं उनके एनवायरनमेंट को आपको स्कैन करना पड़ता है कि ये हमारे बिजनेस करने के लिए सूटेबल है या नहीं है, या हमारे फेवर में हम जो बिजनेस करते हैं, जो हमारी जो कंपनी जो बिजनेस करती है, जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं, क्या उसके लिए सूटेबल है, क्या हमें उतना डिमांड मिलेगा, क्या हमें उतना प्रॉफिट होगा, क्या हमें उतने प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल पाएगा इसके लिए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्कैन करते हैं। हर तरीके से हम इसको सारे फैक्टर्स जो होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, और उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए सूटेबल है, क्या हमें यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वाइड स्कोप। वाइड स्कोप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कंट्री है, जो आपकी कंपनी है वो जो ग्लोबल कंपनी है, और
उसको कई सारे देशों में आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो सिर्फ एक ही कंट्री में और एक ही प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हो। आप कई सारे बिजनेस को कई सारे प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो। तो उसके कारण आपको बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, आपका जो स्कोप होता है, मान लीजिए जैसे पेप्सी है, कोक है, तो ये जो आपकी पेप्सी और कोक है या मैकडोनल्ड्स या और कोई पिज्जा हट वगैरह है, तो वो आपके क्या है, वो अलग अलग कंट्रीज में आपके वो उन कंट्रीज की जो कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग वो वहां पे प्राइस रखते हैं, और आपका जो फीचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे कंट्रीज में वो अपना बिजनेस करती हैं। उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो एक है, लेकिन वो कई सारे देशों में बिजनेस करती हैं, तो उनका जो स्कोप है वो काफी वाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स कौन से होंगे, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि जो आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं या मार्केटिंग मिक्स होते हैं, वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी आप उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कि भाई हम प्राइस क्या रखना चाहते हैं, हम प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या अपनाना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट किस तरह का सेल करना चाहते हैं, और हम किस लोकेशन पे हम बेचना चाहते हैं। तो ये जो प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर्स होते हैं, मान लीजिए किसी कंट्री में आप जा रहे हैं बिजनेस करने, सेल करने, तो उस कंट्री के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज हैं, जो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल कोई रिस्क है, कोई जियोग्राफिकल कंडीशन है, कोई इस तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी है, तो आप उनको, या कोई और इस तरह के सरकमस्टांसेस या सिचुएशन है, वो आप उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो आपका क्या हो जाते हैं, आपके अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। उसके बाद मोर रिस्की। क्यों क्यों रिस्की है, क्योंकि आपको वहां पे, आप दूसरे नेशन में जा रहे हो सेल करने, आपको वहां पे नहीं पता है क्या अनसर्टेनिटीज आ जाएं, क्या आपका फ्यूचर में क्या ऐसी कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से आप वहां पे बिजनेस ना कर पाओ, और आपका ने जो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए आपने कोई वहां पे सब्सिडरी यूनिट आपने सेटअप कर ली है, तो वो सब्सिडरी यूनिट आपके किसी वजह से, कोई भी कारण हो आपका, मान लीजिए कोई वॉर वाला की कंडीशन आ जाती है, या और कोई ऐसा, आपकी जो गवर्नमेंट है और उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ ऐसा क्लैश हो जाता है, कोई अनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उस के कारण वहां पे आपका जो बिजनेस, जो आपने पैसा लगाया है, वो सब आपका क्या हो गया, वहां पे फंस गया। तो इसके कारण वहां पे क्या है, रिस्की आपका इंटरनेशनल जो मार्केटिंग है या जो बिजनेस है या जो ग्लोबल बिजनेस है, वो काफी रिस्की होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, रिक्वायर्स सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। जो आपके इन फील्ड्स में एक्सपर्ट है, मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट एजेंट्स हैं आपके, आपकी जो शिपिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, जो एक देश से दूसरे देश में आपके प्रोडक्ट्स को सेफली आपके पहुंचा सकती हैं, या कोई और कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, जो वहां से कम्युनिकेट कर सकें, कोई बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस हैं, तो वो जो सारे जो एक्सपर्ट, जो आपका एडवाइस आपको चाहिए होती है कि भाई अगर हम इस तरीके से अपने बिजनेस को, अपने गुड्स को, अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो जाता है कि भाई आपने दूसरी कंट्री में अपना गुड्स बेच तो दिए, लेकिन वहां से आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, या कोई और ऐसा कोई इश्यू आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करें, तो उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट जो एजेंसीज हैं, जो जिनको एक्सपीरियंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी आपको एक्सपर्ट एडवाइस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट आता है आपका मोर कंपटीशन। क्योंकि मोर कंपटीशन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आपका
जो ग्लोबल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, उसमें आपके हर एक कंट्री से या मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कंट्रीज से अलग अलग जो कंपनियां हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आती हैं और उनके फीचर्स अलग होते हैं, उनके प्राइसेस अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन है, वो एक प्रोडक्ट ला रही है मान लीजिए 1000 रुपए का, और वही प्रोडक्ट जो दूसरी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं है कोई कंट्री, वो वही प्रोडक्ट ला रही है 1200 रुपए का। तो वहां पे आपका वो जो डिफरेंस है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आ रहा है, क्यों, और उसका प्राइस कम हो रहा है। इसी वजह से वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम हो, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है, जो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोडक्ट है, वो उस कंट्री में बहुत ही आसानी से या बहुत ही अबंडेंस में वहां पे अवेलेबल हो, तो वहां पे चीप लेबर हो सकती है। तो वो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से वहां पे जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो प्रोडक्ट्स आएंगे, तो वहां पे वो क्या होगा, आपका कंपटीशन जो होगा, प्राइस कंपटीशन भी, क्वालिटी कंपटीशन भी, और अदर सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें भी कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। अगर हम डोमेस्टिकली बात करें, जब आप डोमेस्टिकली हो सकता है कि आपकी उस प्रोडक्ट में बनाने की आपकी मोनोपोली हो, लेकिन जब आप ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो सभी कंट्रीज के आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वहां पे आते हैं, तो वो आपकी मोनोपोली नहीं रहती और आपको अपना जो कंपटीशन है वो वहां पे फेस करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। थैंक यू क्लास।